सभी बंधुओं को ज्योति पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड पूरे हो चुके। अब 12 टीमों के बीच मुकाबला शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत भले ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया, गत विजेता ऑस्ट्रेलिया और उसके पड़ोसी देश न्यूजीलैंड के बीच में होने जा रहा हो, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद यानी रविवार 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। चिर प्रतिद्वंदी दो पड़ोसी राष्ट्रों के बीच ये मुकाबला होगा। बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। इस मैच के लिए सारे टिकट बिक चुके हैं, कहीं दिल रखने की जगह नहीं है। मेलबोर्न में जिस स्टेडियम में मैच होना है वहाँ केवल 90,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। स्टेडियम खचाखच भरा होगा। पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेताब है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस मैच से पहले क्या होगा इस मैच में, किस करवट बैठेगा ऊंट। हम अपनी पुरानी परंपरा को फिर से जीवित रखेंगे। कौन होगा नायक, पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं आपके सामने खेल जगत के नामचीन व्यक्तित्व, हिंदी खेल पत्रकारिता के जनक पंडित पद्मपति शर्मा। आज हमने उनसे बातचीत की, दोनों टीमों के स्ट्रेंथ को लेकर के बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश, लेकिन उसके पहले एक गुजारिश, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब भारतीय इस उम्मीद के साथ कि इस बार हमारी पहल, हमारी शुरुआत अच्छी होगी और अंत भी अच्छा होगा। नमस्कार भाई साहब, मैं T20 वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है उस संबंध में आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ और ख़ास तौर पर हम लोग बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान जो परंपरागत चिर प्रतिद्वंदी हैं, पड़ोसी भी हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ। लगातार जब से विश्व कप शुरू हुआ है तब से इंडिया हर बार पाकिस्तान को मात देती रही है। केवल पिछले साल इसी T20 वर्ल्ड कप में पहली हार हमको मिली और उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा सा हम उसको लेकर के सशंकित हो जाते हैं। तो हम पहले ये आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड कप के बारे में कि इस वर्ल्ड कप को किस रूप में आप लेते हैं, फिर हम लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो शख्स अजय चतुर्वेदी हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं वो हमारे पत्रकारिता के दिनों के साथी रहे हैं। न केवल साथी रहे हैं बल्कि एक अच्छे खासे क्रिकेटर भी रहे हैं। ये मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे और पत्रकारों के मैच में कई लॉरेल्स इन्होंने लिए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज अजय इस भूमिका में है
और मैं उनके लिए उनकी शुभकामना प्रकट करता हूँ शुक्रिया कि भैया। उनका यूट्यूब पे जो है जो इन्होंने जो सिलसिला शुरू किया है वो निरंतर आगे बढ़े और एक दिन अजय शिखर पर पहुँचे। शुक्रिया भैया। जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, ये T20 देखिए टेस्ट क्रिकेट था, वो असली क्रिकेट था, 5 दिनों का गेम, और बड़े आपकी बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो चाहे क्षेत्ररक्षण हो, उसकी सही मायनों में परीक्षा होती थी। बैट्समैन का क्या क्लास है वो क्लास समझ में आता था। उसके बाद एक आया फटाफट क्रिकेट, जिसको कहते हैं सीमित ओवरों का 50 ओवरों का मैच। उसने क्रिकेट की दिशा और दशा दोनों बदली, और इसके लिए हम श्रेय देंगे कैरी पैकर को 70s में, कि जिसका आईसीसी से टेलीविज़न प्रसारण को लेकर हुए झगड़े ने कम से कम क्रिकेट को रंगीन बना दिया। लाइट, रंगीन पोशाक और ग्लैमरस, मतलब तड़का, ग्लैमर का तड़का, ये तमाम चीज़ें जो है ये पैकर की देन है। और क्रिकेट कहीं से समृद्ध हुई, लेकिन ये समझ में आया और हमें लगता है कि क्रिकेट प्रशासकों को कि इससे भी थोड़ा और छोटा संस्करण होना चाहिए, और उसके लिए T20 की खोज हुई। और T20 यानी कि 20 ओवरों का एक मुकाबला, यानी कि 3 घंटे का जो सिनेमा होता है, वो सिनेमा 2020 के रूप में सामने आया, जहाँ पर चीयर्स गर्ल हैं, जहाँ पर और रंगीनी तड़क भड़क है, और जहाँ छक्के और चौकों की बहार है। पहली गेंद से जो है बल्लेबाज को जो है सामने उठाना पड़ता है गेंद को, कि जब पावर प्ले हो उस समय फील्ड अंदर रहती है और वहाँ वो आराम से उठा के रन ले सकता है। जब मिडिल ओवर हो तो उसे थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है, सिंगल पर फोकस करना पड़ता है, और कोशिश ये होती है कि जब मारे तो सीधे 6 जाए। और डेथ ओवरों में गेंदबाजी का कमाल होता है और बल्लेबाजी का, दोनों की अग्नि परीक्षा होती है। अगर बैट्समैन सही चल रहे हैं, दोनों तरफ से जमे जमाए हैं, या एक तरफ से भी जमा जमाया बल्लेबाज है और डेथ ओवर में वो चल गया, तो टीम बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करती है। और अगर जमा जमाए बल्लेबाज आउट हो गए, वहाँ टीम का संभलना मुश्किल होता है। तो इसलिए 5 ओवरों में, अंतिम 5 ओवरों में मैच का फैसला अक्सर होता रहा है। अब हम आते हैं वर्तमान वर्ल्ड कप पे। जैसा कि आपने बताया कि दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में ये वर्ल्ड कप हुआ था, और वहाँ पर ये मैच रखे गए थे 7 बजे। दरअसल वो मैच कम, वो जुआ ज़्यादा था। वहाँ आप देखिए कि उस वर्ल्ड कप में 12 या 13 मैच हुए थे, और एक बहुत मामूली सा जो टीम थी उसको छोड़ दिया जाए तो जिसने भी टॉस जीता, सामने वाले को बल्लेबाजी दी, और अंत में बड़े इत्मीनान के साथ स्कोर को चेज किया। भारत उसी टॉस के झमेले में फंस गया। टॉस का बास पाकिस्तान बना और उसने हमें हरा दिया, और उसके बाद फिर हम नॉकआउट में भी नहीं प्रवेश कर पाए। वो टीम जिसने 2007 का पहला वर्ल्ड कप जीता था T20 का, वो टीम नॉकआउट दौर में नहीं पहुंच सकी थी। ये शर्मनाक थी। लेकिन फिर मैं याद कहूँगा कि उसमें खिलाड़ियों का दोष कम था, भाग्य का दोष ज़्यादा था। टॉस अगर हम जीते होते तो शायद मैच को हम रुख बदल सकते थे, मैच का इतिहास बदला होता, वर्ल्ड कप का इतिहास बदल गया होता। एशिया कप में भी लगभग कमोबेश यही कहानी दोहराई गई। पहले मैच में तो हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन दूसरे मैच में हम ऐसा नहीं कर पाए, और उसका रीज़न ये था, और रीज़न ये था कि हमारा जो स्ट्राइक बॉलर, जो दुनिया में एक अपने गेंदबाजी एक्शन को लेकर के अनूठा है, वो गेंदबाज यानी कि बुमराह, वो टीम से बाहर, और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और हमें लगता है कि इस वर्ल्ड कप में भी हम बुमराह को मिस करेंगे। भगवान करे कि जो उनके स्थानापन्न गेंदबाज आए हैं
वो कसौटी पर खरे उतरे। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि भारत में क्या प्रदर्शन हुआ, यूएई में क्या प्रदर्शन हुआ, इसको आप पैमाना मत मानिए। ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट देश है, वहाँ की विकेट में उछाल है, वहाँ स्पिनर ज़्यादा सफल होते हैं, गेंद स्विंग मूवमेंट कम होता है, बाउंस ज़्यादा होता है। तो इसको समझ करके अगर जो भी गेंदबाजी करेगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। और अभी तक हमने जो शो मैचेस, जो अभ्यास मैचेस देखे हैं, वहाँ यही देखा है कि ज़्यादातर, और बड़े मैदान हैं तो स्पिनर्स को सफलता मिली है। आपने अभी गेंदबाजी की बात की। सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में भारतीय गेंदबाजी दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पर डेथ ओवर्स में, क्योंकि बुमराह हमारे पास है नहीं। उनके अलावा जिससे हम बॉलिंग की शुरुआत करते हैं, बॉलिंग अटैक की शुरुआत करते हैं, पिछले सालों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी। वो हैं बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। और लेकिन हाल के दिनों में जो देखने को मिल रहा है, डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार उतने सटीक नहीं हैं। वो जो यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, वो लो फुल टॉस हो जा रही है, बल्ले पर आ जा रही है, लंबे हिट लग रहे हैं। अभी एशिया कप में भी हमने लास्ट 2 मैचों में जो देखा, एक में उन्होंने 14 रन दिया, एक में उन्होंने 19 रन दिया। वो एक कमज़ोर कड़ी के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि हर्षल भी नहीं चल पा रहे हैं जो टीम में हैं। अर्शदीप थोड़ा बहुत ज़रूर प्रभावित किया है उन्होंने, लेकिन एक नया चेहरा है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा उसके लिए पहला दौरा है। इसमें वो बहुत कुछ सीखेंगे आगे के लिए। लेकिन करंट में अगर हम बात करें तो हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो डेथ ओवर को लेकर के थोड़ा सा सस्पेक्टिव हो जा रहा है। हालांकि शमी के आने के बाद से, मोहम्मद शमी के आने के बाद से थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो लास्ट ओवर 1 ओवर किया, उसमें उन्होंने 3 विकेट लिए। और ये उनकी गेंदबाजी ही रही कि ऑस्ट्रेलिया को हम 6 रन से हरा सके। हार के जबड़े से जो है हम लोगों ने जीत छीन ली जी। तो इस बॉलिंग अटैक पर, और बीच में हम ये भी कहेंगे कि जो मिडिल ओवर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मिडिल ओवर में जितना हम रन रोक सकें और जितना विकेट निकाल सकें, वो टीम ज़्यादा सफल होती है। तो हमारा जो स्पिन अटैक है, उसमें भी आर अश्विन को ले लें, या चहल को ले लें, या फिर पटेल को ले लें, अक्षर पटेल को, ये 3 नाम हैं। 3 में से कोई 2 ही खेल पाएगा। ऐसी स्थिति में आप इंडियन बॉलिंग अटैक को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सच्चाई आपने बहुत सही कहा कि भारतीय गेंदबाजी कमज़ोर हुई है। बुमराह का बाहर होना, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर पूरी तरह फिट नहीं है। अगर आप 130-132 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज, आप तो खुद तेज गेंदबाज रहे हो, बल्लेबाज आगे निकल करके आपकी स्विंग को होने के पहले ही मार देगा। और वही हो रहा है। एक ओवर में, लास्ट की जो डेथ ओवर में, उसमें 19 और 20 रन, जैसा कि आपने कहा। और एक और जिसको हम भूल रहे हैं, वो जो मध्य ओवरों में जो एक गेंदबाज हमारे पास हुआ करता था, और केवल गेंदबाज नहीं था, वो एक जबरदस्त, मैं समझता हूं कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक है उनमें से एक था। रविंद्र और तीसरा जो था वो था कि वो एक भरोसेमंद ऑलराउंडर। पिछले 2-3 वर्षों में, खास तौर से धोनी के विदाई के बाद, उसने अपनी पोजीशन को समझा कि ये अगर एक बार निकले बाहर तो वापसी करना बहुत मुश्किल है। और जो वो गंभीरता से नहीं लेता था, उसने खेल को पूरी गंभीरता से लिया, और आज वो दुनिया का सबसे जाना माना ऑलराउंडर है। और उसकी कमी भी हमको बड़े शिद्दत से खटकेगी, ऐसा लग रहा है। हालांकि जहां तक गेंदबाजी की स्पिन का सवाल है, तो अक्षर पटेल हमारे लिए तुरुप का पत्ता भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि चहल अपनी, जो कहते हैं कि वो मारक क्षमता है, जो लूप उनका बनता था, वो खो चुके हैं। कौन जानता है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट उनको नवजीवन प्रदान कर दें। लेकिन हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुलदीप का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है,
वो भी कलाई का गेंदबाज है, चाइना मैन है। और एक बात याद रखिए कि कलाई का गेंदबाज विकेट का मोहताज नहीं होता, वो गेंद को टर्न कराता है। और एक क्लासिकल उसके पास फ्लाइट है, लूप है, सब कुछ है, बैट्समैन को डॉज दे सकता है। उसको हमें लगता है कि टीम में चुना जाना चाहिए था, और सेलेक्टर्स ने क्यों नहीं ऐसा किया है वो जवाब वही देंगे। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सही है। हाँ, अर्शदीप की जहाँ तक आपने बात की, तो अर्शदीप भविष्य का गेंदबाज है। हम अब वर्षों तक उसके बारे में सुनेंगे। हमें ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो स्विंग हम देखते हैं, वो उसके पास जो यार्कर्स हैं वो याद दिलाती है बुमराह की कभी कभी। लेकिन जैसा कि आपने कहा, वो इमेच्योर है, अभी उसे अनुभव प्राप्त करना है। और जैसे जैसे वो अनुभव प्राप्त करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी गेंद में जो है, धार में जो है तेजी आएगी, और वो एक बैलेंस गेंदबाज के रूप में सामने आएगा। लेकिन कुल मिला के हमारा दारोमदार हमारे अपने भारतीय बल्लेबाजों पर है। लेकिन याद रखिए कि बल्लेबाज टीम की पोजीशन मजबूत करते हैं, गेंदबाज मैच जिताते हैं। और यही हमारा एक सबसे माइनस पॉइंट है। हम कैसे बोले, याद आता है मुझे 1984-85 का वो दौरा इंग्लैंड का, कि जहां इंग्लैंड ने हमें घूम घूम के मारा था, वनडे में बुरी तरह से हराया था हमारी घरेलू पिचों पे। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो वही टीम चैंपियन की तरह से उभरी, और उसने मिनी वर्ल्ड कप जो विक्टोरिया राज्य की जो बेंसन हेजेस जो हुआ था, उसमें वो एक चैंपियन के रूप में हुई। वर्ल्ड कप जीतने के 2 साल के भीतर उसने एक दूसरी विश्व उपाधि जीती थी, वही टीम थी। तो कौन जानता है कि ये गेंदबाजी जिसको कि आप कमज़ोर आंक रहे हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे पिचों पे सफल हो। लेकिन अभी तक ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो अभ्यास मैचेस खेले गए हैं, उनसे तो लगता है कि हमें दांव जो है अपने बल्लेबाजों पर ज़्यादा लगाना होगा। जहाँ तक स्पिनर का सवाल है, मैं तो चाहूँगा कि टीम में ये चिंता छोड़ दें कि कलाई का स्पिनर है कि नहीं है। आप जो है अश्विन के साथ अक्षर पटेल को रखें। अक्षर पटेल भी धीरे धीरे एक ऑलराउंडर के रूप में डेवलप हो रहा है जी। उसने वेस्ट इंडीज में जिस तरह की पारियां खेली हैं, वो उम्मीद जगाती है, और बड़ा मैच्योर हो चुका है वो। यहाँ तक बात है, शमी आ गए हैं टीम में। शमी और अर्शदीप अटैक की शुरुआत करते हैं थर्ड गेंदबाज के रूप में। अब देखना है कि कौन आता है, हर्षल पटेल आते हैं कि कौन आता है। लेकिन अगर आप 5 गेंदबाज लेके उतरते हैं तो हमें लगता नहीं है कि आप सफल होंगे। आपको 6 गेंदबाज लेने होंगे, जिसमें कि 3 मीडियम पेसर हों, 2 स्पिनर हों और 1 ऑलराउंडर हो। वो होगा हार्दिक पांड्या। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वहाँ पर फिर ये देखना होगा कि क्या दिनेश कार्तिक की जगह बनती है। मैं तो देखना चाहूँगा किसी भी तरह से ऋषभ पंत को, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है कि जब अपनी रॉ में होता है तो खेल के रुख को बदल सकता है। यहाँ आपको रोकेंगे। पंत की आपने जिक्र किया। पता नहीं क्या सोच है इंडियन जो टीम है, उनका जो मैनेजमेंट है, कोच हमारे राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा, पंत को लेकर के वो क्या सोचते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कभी वो उससे ओपन कराते हैं, कभी आप तीसरे नंबर पर भेज देते हैं, कभी आप नीचे मिडिल ऑर्डर में भेज देते हैं। और एक अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि समकालीन अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों को देखा जाए तो पंत एक अच्छा ऑलराउंडर है, विकेटकीपर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है। उसने अपने आप को ऑस्ट्रेलियन विकेट पर इसे साबित भी किया है, सीरीज जिताई है भाई। हाँ, ये हम न भूलें। और दूसरी बात ये है कि उसकी पोजीशन के संग छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए जी। वो 6ठे नंबर पर अगर आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पर अगर आते हैं, वो जो उनकी पोजीशन रही है, वहाँ वो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऊपर भेजेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ आपको मुश्किल होगी थोड़ी। और ऋषभ पंत के लिए मैं यही कहूँगा कि ऋषभ पंत के संग छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। वो यंग है और ये एक कष्ट है कि वो अच्छी रॉ में रहता है, अपना विकेट फेंक देता है।
लेकिन जैसे रविंद्र जडेजा थे किसी जमाने में, एक 6 मारते थे और फिर अगला स्ट्रोक रिपीट करने के चक्कर में आउट होकर चल देते थे, लेकिन वही खिलाड़ी जब गंभीर हुआ है तो आज वो वाकई में दिखा रहा है कि वो क्या है और एक ऑलराउंडर के रूप में किस तरह से विकसित किया है उसने, इसमें दो राय नहीं है। जी, अभी आपको एक सांख्यिकी की भी बात करें तो पंत के बारे में जो अब तक आंकड़े आए हैं, 12 ओवर के बाद जब वो बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 176.1 होता है। अब एक इस तरह का बल्लेबाज जिसको कि हम फिनिशर के रूप में देख सकते हैं, 12 ओवर से ही वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है जब हम लंबे स्कोर की ओर जाते हैं। वहाँ एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत भी होती है। और दूसरी चीज़, एक जो खास बात है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वर्ल्ड की जितनी भी टीमें हैं उन टीमों में मिडल ऑर्डर में या ओपन में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जरूर होता है। अगर आप पंत को बाहर करके दिनेश कार्तिक को अंदर करते हैं तो वो कहीं टीम का संतुलन थोड़ा इधर उधर दिखाई देता है। वही हो सकता है कि अगर आप 5 गेंदबाज लेके उतरेंगे तभी वो दोनों आ सकते हैं, लेकिन 5 गेंदबाज उतरने की आप में हिम्मत नहीं है। आज की तारीख में ये दुस्साहस कहा जाएगा, क्योंकि आपकी गेंदबाजी हिली हुई है। हाँ। अब ये नहीं मालूम कि वहाँ क्या स्थिति होगी, लेकिन जैसा कि मैंने ऋषभ के बारे में आपको बताया था कि वो 6ठे नंबर पर, यानी कि वो फिनिशर की भूमिका में, जिस भूमिका में स्वयं उनके पूर्ववर्ती विकेटकीपर धोनी रहा करते थे, उसी भूमिका में उनको स्टैंड करना जाना चाहिए। अगर उसी भूमिका में आप स्थायित्व के साथ उनको भेजते हैं तो वो लड़का जो है 1 आध साल में गंभीर हो जाएगा, तब वो विकेट फेंकना बंद करेगा। लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग क्रम में छेड़छाड़ करेंगे तो उसका आत्मविश्वास हिलेगा, ये गलत होगा। जी जी, बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें, जैसा अभी हाल के दिनों में देखा गया है, हमारा ओपनिंग स्टैंड होगा कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल। केएल राहुल बीमारी के बाद से लौटे और वो अपनी पूरी लय में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभ्यास मैच हुआ उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बैटिंग हो सकती है उस विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया में वो जीवट का खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोहली का वापस फॉर्म में आना टीम के लिए बहुत मददगार है। तीसरा बैट्समैन आपका सूर्य कुमार है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर है इस समय। लेकिन दुर्भाग्य देखिए अजय जी कि उसकी वो उम्र कितनी बीत गई। क्या सिलेक्टर्स उसके बारे में नहीं जानते थे पहले? आज वैक्यूम आया तब आपने उसको लिया और उसने दिखा दिया कि वो क्या चीज़ है। आज हमारा सबसे भरोसेमंद, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, अगर किसी में देखिए, अगर स्थायित्व भरा प्रदर्शन अगर बल्लेबाजी में किसी का रहा है तो सूर्य कुमार लाजवाब रहे। वहीं ओपनिंग में जिस स्तर के बल्लेबाज हैं कप्तान रोहित शर्मा, वो कंसिस्टेंसी इधर बीच में नहीं दिख रही है। हालांकि वो स्टार्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही हड़बड़ी कि हर गेंद पर छक्का मार देंगे, वो उनको लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग वो चल दे रहे हैं 15, 16, 20, 22। एक बात है कि उनको जो है अब थोड़ा सा अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, स्ट्रोक प्ले में भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब 50 रन बना लेते हैं रोहित, तब फिर वो आप समझिए कि उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से 50 रन नहीं बना पा रहे हैं। तो पहले तो इनको ये कोशिश करनी होगी कि 30 और 40 पे जाएं। उसके बाद जब 50 हो जाएगा तब तक वो आ जाएगा आपका मिडिल ओवर और डेथ ओवर, वहाँ पर वो झूम के मार सकते हैं और टीम को बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। इसलिए थोड़ी योजना जो है बनानी होगी, और राहुल द्रविड़ इनके साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ एक योजना बनाने में मास्टर रहे हैं। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, तो मुझे लगता है कि रोहित अपनी इस कमजोरी को समझ रहे होंगे और बजाय छक्के के बाद छक्का लगाने के, वो अगर सिंगल पर ज्यादा जोर देंगे, एक 6 के बाद स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो रोहित उनका साथ देंगे। और फिर विराट कोहली का फॉर्म में आना, जैसा कि आपने कहा, ये भारत के लिए एक बड़ी सुखद अनुभूति है। समझ रहे हैं ना? तो बल्लेबाजी को लेकर के हम ज्यादा परेशान नहीं है, परेशानी केवल गेंदबाजी को लेके है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है
वहाँ अगर आप देखें तो पाकिस्तान कहीं से भी कमतर नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके पास रफ्तार है। शाहीन अफरीदी देखिए आप, क्या बढ़िया गेंदबाज है वो, किस तरह से वो दोनों तरफ से गेंद को न केवल मूव कराता है बल्कि बहुत अच्छा बाउंस भी है। और देखिए जिस गेंदबाज की गेंद आपकी पसलियों पे आती है, जो नकल पर अटैक करती है, वो गेंदबाज आपको सबसे ज़्यादा सफलता दिलाता है और बैट्समैन को बैकफुट पर आके खेलना पड़ता है। उस मामले में पाकिस्तान की जो जितने भी गेंदबाज हमने पिछले 10-15 वर्षों में देखे हैं, 20 वर्षों में, वो सारे रफ्तार के सौदागर रहे हैं। तो इस बार भी रफ्तार के सौदागर इनको मिलेंगे, लेकिन हमारे बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी का सामना करने में सक्षम है, बशर्ते हमारे गेंदबाज रिजवान और बाबर आजम इन दोनों पर कंट्रोल लगाएं। अभी आपने पाकिस्तानी अटैक की बात की। निश्चित तौर पर जो जिस तरह से अफरीदी ने पिछले वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट किया, और वो अफरीदी ही था जिसने इंडियन बैटिंग की कमर तोड़ हिला दी। दिया था। हाँ, उसमें रोहित शर्मा का विकेट, केएल राहुल का विकेट, विराट कोहली का विकेट, माने टॉप आपका बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी जो अंदर आती हुई गेंद है वो रोहित को परेशान करती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म जितने भी पेस बॉलर हैं, उनकी अंदर आती हुई गेंद से हमेशा रोहित शर्मा को थोड़ा हड़बड़ाते हुए देखा गया है। दरअसल वो अंदर आती हुई गेंद उनके लिए तो वो अंदर आती ही गेंद है, लेकिन वो उसके लिए तो आउट स्विंगर आउट होती स्विंगर है होती, ना, है ना? जी जी। तो वहां पर जो है, जब हमारे इरफान पठान जब शुरू में थे, हाँ। जब वो बगली के दर्द से वहाँ रावलपिंडी में उनको जो चोट लगी और बगली में जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद से वो इरफान पठान खत्म हो गए। लेकिन उसके पहले के इरफान पठान को आप देखिए, वो किस तरह से गेंदबाजी करते थे और किस तरह से वो गेंद को अंदर और बाहर ला करके विकेट लेते थे। शाहीन के पास ये कला है, बल्कि इरफान पठान से कहीं ज्यादा उसके पास पेस भी है। जी। तो हम ये ना भूलें। इसके अलावा पिछले एशिया कप में पाकिस्तान ने एक और तेज गेंदबाज को उतारा, नसीम शाह। वो भी लड़का वो भी लड़का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उसने, और एशिया कप में हम कहें कि अफरीदी की कमी को कहीं से खलने नहीं दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये दो पाकिस्तान अटैक है, और बीच के ओवर में ऑलराउंडर के रूप में शादाब खान भी आते हैं। वो भी काफ़ी कुछ इंडियन बैट्समैन मिडिल ऑर्डर को परेशान करने में सक्षम हैं। इन दोनों को देखते हुए अगर हम कहें तो ये मैच अभी किस लेवल पर खड़ा है? देखिए, हमें ये लगता है कि भारतीयों को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतरते समय पिछले अपने प्रदर्शन को भूल जाना होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि हालांकि हम कभी नहीं हारे थे, लेकिन इधर क्या हुआ कि 3 में से 2 मुकाबले हम हारे हैं। हाँ। तो अगर हम इसको दिमाग में रख के खेलेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन खुल के खेलना है इनको, इनकी गेंदबाजी को भोथरा बनाना है। और ऑस्ट्रेलियाई विकेट है, वहाँ देखिए मूवमेंट कम होगा, वहाँ होगा उछाल, तो उछाल पर ये हम समझते हैं सक्षम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं 51 और 49 का देता हूँ अगर भारत के पक्ष में अंक जीत का, तो गलत नहीं होगा। लेकिन कौन जानता है, ये क्रिकेट और खासतौर से 2020 क्रिकेट किस तरह के अपसेट हो रहे हैं। आप देखिए आज क्या हुआ, वेस्ट इंडीज बाहर हो गई। वेस्ट इंडीज बाहर ही नहीं हुई, 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को, 2 बार की चैंपियन, और आयरलैंड ऐसी टीम से 9 विकेट से हारी। ये ज्यादा चौंकाने वाला है कि बुरी तरह से परास्त हुई है, कि जिसको ये कहा जाएगा कि वन साइडेड गेम हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ। निश्चित, और बड़े बड़े रन बाकुरे थे उनके, लेकिन क्या हुआ तो कौन जानता है, कौन अपसेट इंतजार कर रहा होगा इस बार के वर्ल्ड कप में। ये देखने वाली चीज होगी। इस वर्ल्ड कप में का प्रबल दावेदार किसे देख रहे हैं? देखिए, प्रबल दावेदार तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत, ये 3 में से जिसका दिन विशेष होगा वो
वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकता है। भारत को मैं बहुत पीछे नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और समय पर किस तरह से वो ऊपर उठती है। और याद रखिए, ये यूएई की विकेट नहीं है, ये यूएई की पिच नहीं है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज में हराया, और ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पहले हम शायद ही कभी हरा पाए हों, एक आध बार हराए होंगे तो हराए होंगे, लेकिन हमने बराबरी की है, जरूर की है, लेकिन लगातार 2 सीरीज हमने जीती है टेस्ट क्रिकेट में। और बेंसन हेजेस कप भी हमने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वहाँ। तो इसलिए कौन जानता है कि भाग्य देवी भारत पर मेहरबान हो और ये कप भारत के हाथ लगे और भारत 2007 का इतिहास दोहराने में कामयाब हो जाए। निश्चित तौर पर हम सभी भारतीय ये उम्मीद करेंगे कि धनतेरस का दिन हम सब के लिए खुशहाली भरा हो, दिवाली का उपहार मिले। दिवाली का उपहार मिले। हम ये न भूलें अजय कि पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी ही नहीं है, बल्कि एक तरह से आप ये मान के चलिए कि वहाँ दुश्मनी का बोध है। हमारे चिर प्रतिद्वंदी तो और भी टीमें हो सकती हैं, लेकिन ये एक हमारा दुश्मन देश है। और आपने देखा होगा कि दुश्मनी इस हद तक है कि पाकिस्तान में इतनी भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ आई, भारत की तरफ से एक जिसको कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री की ओर से एक संदेश भी गया परोक्ष रूप से, लेकिन ऐंठ देखिए उनकी इतनी रही कि उन्होंने जो है वाघा बॉर्डर से जो है वो सामान मंगाना मंजूर नहीं किया, और 500-600 रुपये प्याज और टमाटर बिक रहा है वहाँ पर। जी। तो इस दुश्मनी की कीमत पाकिस्तान को ही चुकानी है, लेकिन हम तो ये मानेंगे कि भारत जो है ये अपनी जो 2 पराजय हुई हैं उसकी कीमत इसको हरा के चुकाए। जैसा आपसे बातचीत हुई, आपने जैसा बताया, मुझे लगता है कि इंडियन टीम अगर अपने नर्व्स को कंट्रोल करके और पक्के इरादे के साथ मैदान में उतरती है, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, तो निश्चित तौर पर अपने पुराने इतिहास को दोहराने में वो कामयाब होगी। उससे वो कोई छीन नहीं सकेगा। बस कूल माइंड हो करके अपने स्नायु तंत्रों को नियंत्रण में करते हुए क्या ऐसा संभव होगा, ये आगे आने वाले समय बताएगा जी। और खास तौर से ये पहले मुकाबले में 23 तारीख को जो होने जा रहा है, वो मुकाबला जो है कम से कम भारतीय प्रदर्शन की एक झलक तो दिखाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम अगर पहला मैच जीतती है, पाकिस्तान को हराती है, तो उसका मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा, आसमान पे होगा, और उसे सेमीफाइनल तक तो पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इंडियन टीम फाइनल तक पहुंचती है और चैंपियन होती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। सही कहा आपने। देखिए, फाइनल में पहुंचने के बाद कोई हारता नहीं है, विजेता और उपजेता होता है, हम ये भी याद रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा जी आपसे। एक क्रिकेटर जो है, एक पत्रकार क्रिकेटर जो रहा है, वो अब यूट्यूब पे आया है। फिर मैं अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे अजय जी के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनका हौसला बुलंद करें। जी, धन्यवाद। नमस्कार।